बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि एक तो माज़रत चाहता हूँ, वीडियो शायद आपको थोड़ी लेट मिलेगी। उसकी वजह ये है कि जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ भी इंटरनेट का मसला है, और पाकिस्तान में इंटरनेट का तो लगातार मसला है ही। ये पता नहीं कब रिजॉल्व होगा। हुकूमत इसके ऊपर दावे करती रहती है, कभी कहते हैं जी हमारा इंटरनेट बहुत तेज़ चला है। 2024 में जब इंटरनेट को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया इन्होंने, तो क्लेम ये कर रहे हैं जी इंटरनेट हमारा कोई 28% ज़्यादा तेज़ चला है। अगर ये तेज़ चला तो भाई ये हाथ बंधे हैं आपके आगे, आप इसको बंद ही कर दें, फिर हम कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। ये तो बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के इन्होंने। कम से कम पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट ही खोल दें भाई। वो एक कंपनी है इलन मस्क की, दुनिया के कई मुल्कों में चलती है। पाकिस्तान के अंदर ये उनको एक एनओसी देंगे तो फौरी तौर पे पाकिस्तान में भी काम शुरू कर देगी। बेशुमार लोग पाकिस्तान के अंदर उसके एंटीनास लेकर आए हुए हैं, बाहर से जो लोग आते हैं वो अपने साथ ले आते हैं। वो पूरी दुनिया में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता स्टारलिंक का। और उसके सैकड़ों रॉकेट्स जो हैं, या वो जो उसके सैटेलाइट्स हैं, वो हर वक्त आपके मदार के अंदर से ऊपर से पाकिस्तान से भी गुजरते रहते हैं। आप जाके चेक करें तो वो गुजरते रहते हैं। जब ऑलरेडी इंटरनेट की एक फैसिलिटी मौजूद है तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जिनकी बहुत अशद ज़रूरत है उनको दी जाए। अब हम पता नहीं कौन सी सदी में अभी तक जी रहे हैं, पत्थर के ज़माने में हम रहते हैं। बहरहाल इस वक्त जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आधी रात को एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के खिलाफ अदालत खोलकर फैसला महफूज किया गया है। इमरान खान साहब को ये इम्तियाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के अंदर ये वो वाहिद सियासी शख्सियत बन गए हैं जिन्हें आधी रातों तक केस चलाकर सजाएं दी गई हैं, और ये रिकॉर्ड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। यानी इससे पहले भी इमरान खान साहब को जब जल्दी जल्दी ट्रायल करना था, सजाएं देनी थी, तो रात गए तक केसेस लगाए गए और रात गए इमरान खान साहब को उजलत के अंदर सजाएं दी गई। फिर वो सारी सजाएं उड़ गई। जब मामला हाई कोर्ट्स के अंदर गए तो वो टिक ही नहीं पाए और वहां पे वो खड़े नहीं हो पाए, फारग हो गए। अब एक खेल खेला जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक जेल में रखने की कोशिश की जा सके, जो कोशिश नाकाम हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। आधी रात को जनाब ये अलकादर वाला केस चलाकर इसका फैसला महफूज किया गया है, लेकिन इसके कुछ हकायक हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये इमरान खान साहब के लॉयर हैं, उन्होंने कहा, और सलमान सफदर साहब ने ये भी केस बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ा है। बड़े प्रोफेशनल वकील के तौर पे वो सामने आए। उन्होंने बताया कि 171 मिलियन पाउंड की अमाउंट थी, ये 190 मिलियन पाउंड की अमाउंट नहीं थी। एक तो फिगर ही गलत बताते हैं, ये 19 मिलियन पाउंड इसमें ज़्यादा बताते हैं। तो 171 मिलियन पाउंड की ये अमाउंट थी और मलिक रियाज की फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये पैसा जमा करवाया था बरतानिया से। जब ये पैसा आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैसे को इन्वेस्ट भी किया था। इसी पैसे से सुप्रीम कोर्ट ने सरमायाकारी भी की थी और मुनाफा भी कमाया था। तो जितना पैसा ये आया था 171 मिलियन पाउंड, आज ये उससे ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 साल में इसको इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा हुआ है। आज भी वो तमाम पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास है। ये पैसा बरतानिया ने मलिक रियाज से फ्रीज किया, फिर डीफ्रीज किया, और वो पैसा किसी भी स्टेज पर बरतानिया ने गैर कानूनी डिक्लेयर नहीं किया, या बरतानिया ने ऐसे कोई सबूत पाकिस्तान को नहीं दिए जिनसे पता चलता कि ये पैसा गैर कानूनी है। अब मलिक रियाज ने अपनी एडजस्टमेंट में वो पैसा जमा करवा दिया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो चला गया पैसा। अब अगर इसमें करप्शन है तो भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पैसे को इन्वेस्ट किया है। इमरान खान ने तो इसमें से 1 रुपया नहीं लिया। करप्शन तो वो होती है जो आपके जाती वफाद में जाती फायदे में आए। जैसा कि इमरान खान साहब ने अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो आप सवाल कर सकते हैं कि जनाब ये प्रॉपर्टी आपने बनाई है, कैसे बना ली, ये पैसा कहां से आया। अब अलकादर यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। अलकादर यूनिवर्सिटी का मामला इससे बिल्कुल हटके है और वो एक अलग चीज है। वो एक यूनिवर्सिटी है जिसकी जमीन डोनेशन के जरिए ली गई थी और लोगों से फंडिंग ले लेकर इमरान खान साहब ने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। वो एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी है और वहां पे अभी भी तालीमी काम जारी है। वो फंड्स की किल्लत का शिकार है और उसकी वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग और जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है, वो बेचारे परेशान भी थे कुछ अर्सा पहले, और वो ये कह रहे थे कि इसकी फंडिंग कैसे होगी, हुकूमत तो इसके बारे में सोच ही नहीं रही। बहरहाल ये केस भी आधी रात को केस का फैसला महफूज किया गया है और ये सुनाया जाएगा 23 तारीख को। 23 तारीख को इसलिए सुनाया जाएगा कि फौरी तौर पर मौसम सरमा की छुट्टियां अदालतों को, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसकी अपील होनी है, तो वहां आमिर फारूक साहब हैं, फिर छुट्टियां लंबी 8 जनवरी तक। तो 8 जनवरी तक तो इमरान खान साहब अपील नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नए जजेस लाने की भी तैयारी हो रही है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब केस लगेगा तो कोशिश की जाएगी कि उन जजेस के पास ना लगाया जाए जो इंसाफ करने में भरोसा करते हैं या इंसाफ करने की तरफ जाते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस से ये हुकूमत और निज़ाम बहुत तंग रहा है। वजह यह है कि वो जजेस दबाव में नहीं आए, उन्होंने खत भी लिखा था और उन्होंने हर किस्म के दबाव को मुस्तरद किया है। इसीलिए उन जजेस से इस्लामाबाद के 3 हलकों का जब वो मामला खुला तो वो ट्रिब्यूनल उन जजों से लेकर वो शिफ्ट कर दिया गया, एक रिटायर्ड जज को दे दिया गया। अब अपनी मर्जी के जज लाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान साहब के केस को वहां शिफ्ट किया जाए। लेकिन ये सारा कुछ क्या इतना ही आसान होगा? अभी बहुत कुछ और होना बाकी है, लेकिन एक रिकॉर्ड तो बन गया है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास कहने के लिए एक बात और आ गई है कि रातों को अदालतें खोलकर अगर किसी शख्स के साथ जुल्म और जबर किया गया तो वो इमरान खान है। ऐसा तो किसी और के साथ इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। अब फिर रात को फैसला महफूज किया गया है। इससे पहले भी आधी आधी रात तक जो है वो केसेस चलाए गए। वो केसेस भी कचरे के डब्बे में गए और तारीख के कूड़ादान में गए। ये केसेस के फैसले कहां जाएंगे ये आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट मैं यहां सुनाना बहुत जरूरी समझता हूं। उन्होंने कहा जी इंसाफ की फराहमी जजेस की आईनी जिम्मेदारी है। ये आईनी जिम्मेदारी हम जज साहब देख रहे हैं
कि जब निज़ाम जजेस को ये कह दे कि आपने इस शख्स के खिलाफ फौरी तौर पे फैसला सुनाना है, तो आधी आधी रात को भी फैसले होते हैं, आधी आधी रात को अदालतें भी खुल जाती हैं और आधी आधी रात को एक एक हफ्ते के अंदर 3-3 4-4 बड़े आम फैसले सुना के एक शख्स को और उसकी पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया जाता है, उससे बल्ले का निशान भी ले लिया जाता है। लेकिन आप ही चीफ जस्टिस थे जब अभी चंद दिन कबल इस्लामाबाद में आपके सुप्रीम कोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर सरेआम गोलियां मारकर निहत्ते मुजाहिरीन को, दर्जनों मुजाहिरीन के ऊपर सरेआम गोलियां चलाई गई हैं, जिनमें 12 लाशें उन्होंने दफन की हैं और वो अभी भी क्लेम कर रहे हैं उनके बहुत सारे अफराद लापता हैं। आप ही के दौर में लोग लापता हो रहे हैं, 20,000 बंदे गिरफ्तार हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, खवातीन और बच्चों का अगवा हुआ, केपी हाउस और पार्लियामेंट हाउस आपके साथ वाली इमारत है उसके ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन जजेस ने इंसाफ नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि जजेस अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। सवाल तो फिर यही उठता है ना, अगर तो ये आईनी जिम्मेदारी है तो ये पूरी होनी चाहिए थी। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक कमेटी बनाई है और उसमें जेलों में जाकर मुलाकातें करना और सारी चीजें चेक करने का एक पूरा प्रोसीजर है। अब खदीजा शाह साहिबा जो है वो इसकी मेंबर है और उन्हें इख्तियारात दिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जिस कैदी के लिए आवाज उठती है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, वो इमरान खान है। अब वो अपनी रिपोर्ट मुरतब कर रही है, उन्होंने इमरान खान से मिलने की कोशिश की और उनको नहीं मिलने दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की औकात यह है कि जेल का एक सुप्रीडेंट जो है वो उसको जूते की नोक पे रखता है और वो नहीं मिलने देता। अब उन्होंने दोबारा लेटर लिखा है, उन्होंने कहा जी मुझे मिलाएं, उन्होंने कहा जी मुझे मिलाएं। अब चीफ जस्टिस को दोबारा लेटर लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता एक सिपाही को भी अगर निजाम एक सिपाही के कंधे पे भी हाथ रख दे ना, एक सिपाही के सर के ऊपर भी निजाम हाथ रख दे, तो वो सिपाही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को कुछ नहीं समझता। ये एक हकीकत है, आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसके पीछे खड़ी हो जाती है, फिर उससे आप फिरौन की तरह काम करवा लें, जैसे मर्जी करवा लें, उसको परवाही नहीं होती। लेकिन बैरूनी दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी जो एक स्टेटमेंट है, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं। ये अमेरिकी सफीर का स्टेटमेंट है और याद रखिएगा कि अमेरिकी सफीर पाकिस्तान में जब भी कभी बात करते थे तो वो डोनाल्ड ब्लूम इनका नाम है। ये जब ये लोग बात करते थे, दहशतगर्दी की जंग की बात करते थे, पाकिस्तान की यूएस एड की बात करते थे, फंडिंग की बात करते थे, मईशत की बात करते थे, लेकिन इट इज फर्स्ट टाइम ये अब उनका जो स्टेटमेंट सामने आया वो ये है कि अमेरिका तमाम शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जरा गौर कीजिएगा इसको। अब वो शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, जमहूरी हकूक, आज़ादी इज़हार राय, बुनियादी इंसानी हकूक और जो जमहूरी आज़ादियाँ हैं। अब इन चीज़ों के बारे में अमेरिकन बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो बाइडन का एक पूरा ऑरा था या जो बाइडन की पूरी एक पॉलिसी थी वो अब बैठना शुरू हो गई है, क्योंकि यहां पे एक स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका की जानिब से और भी आया है। और ये स्टेटमेंट भी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो बाइडन के जाने से पहले जो बाइडन की पॉलिसी जो है वो रुखसत हो रही है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा ब्रीफिंग देते हुए कि पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों का जवाब देने की जरूरत है। यानी जो कुछ भी पाकिस्तान के इंतखाबात में हुआ, अब अमेरिका कहता है कि उसका जवाब देने की जरूरत है। और गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों की बात आती है तो हमने उस पर बात की है। अमेरिका ने वादे किया है कि किसी भी इंतखाबी बेज़ाब्ती की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों का जवाब देने की ज़रूरत है। बेज़ाब्तियों के जवाबात कानून की हुक्मरानी के साथ मुताबिकत रखने चाहिए। ये है जनाब अमेरिका का बदलता हुआ मौक़िफ़। अब इसमें इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट क्या है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इमरान खान साहब के लिए इन मामलात में अब तक जो सबसे बड़ी सपोर्ट है, या इस पूरे सिस्टम और इमरान खान साहब के सामने जो एक दीवार खड़ी है, यानी इमरान खान और सिस्टम के बीच में, वरना सिस्टम इमरान खान साहब को कब तक खा जाता। एक दीवार जो इमरान खान और सिस्टम के बीच में खड़ी है वो है ओवरसीज पाकिस्तानी और सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया ना होता तो कभी भी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कब का फौत हो गया होता, इमरान खान साहब का बयानिया मर गया होता, दम तोड़ गया होता अगर सोशल मीडिया ना होता। क्योंकि जिस वक्त इमरान खान साहब के बड़े बड़े तुर्रम खान साथी उनको छोड़कर चले गए ना, तो ये सोशल मीडिया वालों ने नहीं छोड़ा। इनमें बेशतर लोगों ने मुल्क छोड़ दिया लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ा। इनमें बेशतर लोग जेलों में गए लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ा। इनमें से बहुत सारे लोग अभी भी अपने घरों से लापता हैं लेकिन इन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा। बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद रूपोश हो गए हैं लेकिन इन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया ने जितनी कुर्बानियां इमरान खान के लिए दी हैं, इमरान खान साहब की अपनी पार्टी ने, जो लोग बेनिफिशरी थे, उन्होंने उसका 10% भी कुर्बान नहीं किया। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग कीचड़ उछालते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया की तनकीद का किसी ना किसी दौर में निशाना बने, या ये कंप्रोमाइज हुए, या इन्होंने गलत फैसले किए, या किसी मौका पर इन्होंने कमजोरी दिखाई, तो फिर सोशल मीडिया ने इनकी दुर्गत बनाई। अब ये उस चीज का बदला लेते हैं। देखिए, अगर चंद एक लोग देखें, सोशल मीडिया बहुत बड़ा है इमरान खान का, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, अनकंट्रोलेबल है, इमरान खान भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कल को इमरान खान साहब कोई गलत फैसला करेंगे, सोशल मीडिया इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पूरा सोशल मीडिया उस्मान बुज़दार के मामले पे इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ था, कोई भी एक दिन इमरान खान के साथ खड़ा नहीं हुआ।
वो इंतहाई इमरान खान साहब का गैर मकबूल फैसला था। तो ये सोशल मीडिया है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये गलत को भी सही कहना शुरू कर दे। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कंप्रोमाइज हैं, वो सोशल मीडिया को जानबूझकर अटैक करते हैं और बहाना बनाते हैं वो 4-5 अकाउंट्स हैं उनका। अब वो जो 4-5 लोग हैं भैया, आप उनको निशानदेही करके उनका नाम लें। जब आप कहते हैं ना कि सोशल मीडिया, तो फिर आप मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के ऊपर आप अटैक करते हैं। अगर आपको किसी 1, 2 या 3 बंदों से प्रॉब्लम है कि जनाब ये 2-3 बंदे जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के अंदर गंद फैलाने के लिए जिम्मेदार है, और भैया आप उन 2-3 बंदों की जिम्मेदारी ले लें, उनका नाम ले लें, बताएं जनाब कि ये 2-3 लोग हैं। एक तो जरूरत आपके अंदर नहीं है कि आप खुल के बात कर सकें, दूसरा पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं, तो एक्चुअली आप निजाम को सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान के मुकाबले में कि वो सोशल मीडिया जिसे पूरा निजाम मिलकर इमरान खान के रस्ते की दीवार है ना, वो खड़ा है इमरान खान के सामने। जो सोशल मीडिया पूरा निजाम मिलकर नहीं वो दीवार हटा सका, आप उसको अंदर से बैठकर नकब लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इस पर अदर मशवानी ने एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है और उन्होंने बहुत सारी मिसालें इसके अंदर दी। उन्होंने कहा जी देखें, क्या 20,000 बंदा जो उठाया गया वो सोशल मीडिया ने उठाया? क्या चादर और चारदीवारी का तकद्दुस सोशल मीडिया ने पामाल किया? इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिरी थी, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, तो उसका जिम्मेदार भी सोशल मीडिया था। मेरे भी चंद सवाल आते हैं, क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन सोशल मीडिया ने करवाया था? यानी 25 मई 2022 तक तो इमरान खान साहब का मीडिया बड़ा कंट्रोल था, सोशल मीडिया। वो इतना जैसे जैसे जुल्म बढ़ता गया, सोशल मीडिया का रिएक्शन भी बढ़ता गया। जैसे जैसे जबर और फस्तायत बुलंद होती गई, सोशल मीडिया भी, मैंने कल आपको मिसाल दी थी कि सोशल मीडिया जितना आप रोकते हैं, दबाव डालते हैं, जुल्म करते हैं, ये उतना ऊपर जाता है। आप जितना लॉजिक के साथ चलेंगे, आप जितना ज्यादा आएंगे, आर्गुमेंट देंगे, जितना अच्छा आपका लॉजिक होगा, ये उतना आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, एक्चुअली ये इमरान खान साहब की जड़ें काट रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी एक दीवार साबित हुए हैं। अभी बरतानिया से भी मुख्तलिफ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो उनके वजीर खारजा को खतूत लिख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां पाकिस्तान में हो रही हैं, स्पेशली जो 26 तारीख को कत्लेआम हुआ, उस हवाले से वो बार बार सवालात उठा रहे हैं। अभी जुल्फी बुखारी साहब ने जो है वो शुक्रिया अदा किया है, एंड्रयू एक MP हैं, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने भी एक लेटर लिखा है। और रोजाना किसी एक आधे का, एक दो का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। तो अमेरिका में और बरतानिया में, जहां से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है, वहां पे आवाजें बहुत तेजी से उठ रही हैं और यही इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको डे टू डे वो इसको डील कर रहे हैं इस मामले को, क्योंकि 1 महीना रह गया है जो बाइडन की हुकूमत जाने में। जो बाइडन की हुकूमत गई तो इस एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर से हाथ उठ जाएगा। जब इनके ऊपर से हाथ उठ जाएगा तो फिर इनको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा आलमी सतह पर, और फिर इनको हो सकता है थोड़ा सा टाइट भी किया जाए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से। मेरी ये ख्वाहिश है ذاتی तौर पे कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी हम पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान के लोगों का किसी जुल्म, ज्यादती और जबर में कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान को किसी चीज की कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी पुरअमन लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग हैं, उन्होंने वोट के जरिए से अपनी राय दी थी, वो पुरअमन एहतजाज करने के लिए आते हैं, शानदार लोग हैं। हाँ, ये चंद लोगों के गलत फैसले हैं जिनका नतीजा पाकिस्तान भुगत रहा है। अगर इंक्वायरी करनी है तो उनके खिलाफ की जाए, कोई पाबंदी लगानी है, कोई चीज उनसे एहतसाब करना है तो चंद लोगों का किया जाए जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस सूरत को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्की हल्की आंच के ऊपर हुकूमत के खिलाफ तनकीद शुरू कर दी है और नून लीग के खिलाफ अब बयान दे रहे हैं। खासतौर पे इंटरनेट के हवाले से उन्होंने बयान देना शुरू किए, सोशल मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से बयान देना शुरू किए, क्योंकि पीपल्स पार्टी पार्टनर इन क्राइम है। जितने क्राइम हुए उनके अंदर पार्टनर है पीपल्स पार्टी। सिंध के अंदर जो जुल्म हुआ है वो पंजाब से किसी सूरत कम नहीं है। बिलावल वो वाहिद आदमी है जिसने अपने मुंह से ब्रूट मेजॉरिटी का और लाठी वाली जमहूरियत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। बिलावल जरदारी का और जमहूरियत का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बेनजीर भुट्टो एक जमहूरी खातून थी, लेकिन बिलावल की ऐसा लगता है कि जमहूरी और सियासी तरबियत बिल्कुल नहीं है। प्लेट में रख के उन्हें इक़्तिदार मिला है, प्लेट में रख के उन्हें पार्टी की चेयरमैनशिप मिली है, उन्होंने कभी कोई जद्दोजहद की नहीं है। लिहाजा बिलावल को यह लगता है कि वो लाठी भी चला लेंगे और ब्रूट मेजॉरिटी भी ले लेंगे और जुल्म और जबर भी करेंगे और फिर जमहूरी भी बन जाएंगे वक्त आने पर। लेकिन पाकिस्तान के अवाम उन्हें पहचान गए हैं। अगर सिंध में एक दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो मैं चैलेंज करता हूं कि बिलावल अपनी सीट कभी नहीं जीत पाएगा, कभी भी नहीं जीत पाएगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक और चीज है नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एलामिया है यहां पे, और वो एलामिया देखिए कैसे लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हुआ है और इसके अंदर कुछ खबरें आई हैं। एक तो ये भी है शायद कि डायरेक्टली कोई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ना किए जाए, बाकायदा बंदे डाल के, और पार्टियां भी हैं तो इस तरीके से एक मैकेनिज्म बनाकर किया जाए, जल्दबाजी में कोई चीज़ ना की जाए। हुकूमत भी गैर संजीदा मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन राणा सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात में एक बड़ी मज़ेदार बात की है, पहले वो बताता हूँ आपको मैं। राणा सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दिया वो सिंपल तो ये है कि जो भी हम मुज़ाकरात करेंगे, राणा सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत मुज़ाकरात पर एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेगी। राणा साहब, आपकी क्या जरूरत है कि आप मुज़ाकरात करें या आप एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ना रखें? ये तो मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब ने एक्चुअली करने उनसे हैं जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने इक़्तिदार इमरान खान से छीना हुआ है। यानी जिसने कोई चीज़ छीनी हुई है उसी से वापस लेनी है ना। ना तो आप फॉर्म 47 जारी करवा सकते हैं,
ना आप इक्तदार में खुद से आ सकते हैं, ना आप इलेक्शन में आप कोई सीट जीत सकते हैं, तो आपकी पार्टी तो बढ़ गई है जबरदस्ती। आपको इक्तदार में आपके अपने लोग कहते हैं लाकर बैठाया हुआ है, और आप लोग ना इक्तदार में है, ना अपोजिशन में है, कहीं भी नहीं है, और अवाम में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट की ही मरहूने मिन्नत हैं आप, और एक्चुअली जो भी आप बात करेंगे उसको ये समझा जाएगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नजर है, और पीएमएलएन की कोई जरूरत नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को ना बताए या ऑन बोर्ड ना ले। अब अगर किसी को कोई शक बाकी रह गया था तो राणा सनाउल्लाह के, ख्वाजा आसिफ के और जो बाकी लोग हैं उन सबके स्टेटमेंट से ये पता चल जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की है। नून लीग को सिर्फ सामने बिठाया हुआ है, डरा के, धमका के, खौफजदा करके कि अगर तुम लोग बाज नहीं आए तो इमरान खान आ जाएगा, और तुम लोगों ने जितनी करप्शन और बेईमानी और लूटमार की हुई है, एक तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, और दूसरा पाकिस्तान की सियासत में तुम्हारा अमल दखल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इस खानदान का सूरज गुरूब हो जाएगा। लिहाजा वो बेचारे एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करने में मजबूर हैं, और अभी भी मुज़ाकरात पर एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड नहीं, फैसले ही एस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं। ये तो ना 3 में है तो ना 13 में है, इनकी तो हैसियत कोई बची नहीं है। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि अगर एतवार तक मुतालबात हमारे ना माने गए मुज़ाकरात के हवाले से तो फिर सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू हो जाएगी। एक और स्टेटमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बताता हूं। लेकिन पीटीआई की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई ना, उसमें एक छोटा सा जो है वो नुक्ता है एतराज़ का, और वो मैं सामने रखना चाहता हूं कि पीटीआई ने इमरान खान नहीं बोला, साबिक वज़ीर आज़म नहीं बोला, बानी चेयरमैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये पाबंदी जो है ये एक गैर एलानिया पाबंदी इमरान खान साहब के ऊपर लगाई गई थी पाकिस्तान के मीडिया में, जिसे पैमरा ने कहा जी हमने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन ये एक गैर एलानिया पाबंदी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान के मीडिया पर लगी हुई है। अब यही लफ्ज़ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एलामिया में लिखे जाएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी पार्लिमानी पार्टी, अब बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि यहाँ पे इमरान खान का लफ्ज़ या साबिक वज़ीर आज़म का लफ्ज़ वो लिख सकते थे, तो वो इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद गलती हुई उनसे, उन्हें इस बात का अंदाज़ा करना चाहिए कि इतनी दफ़ा बानी पीटीआई मीडिया ने इतनी दफ़ा किया, और वो सिर्फ इमरान खान को डीग्रेड करने के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में भी वही चीज़ लिख दी। नाज़रीन, और खबरें हैं मेरे पास, और काफ़ी सारी खबरें हैं, लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में आप तक मैं पहुंचाता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।